बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपको डेटाबेस का नेक्स्ट लेक्चर देने लगी हूँ। लास्ट लेक्चर तक जितनी चीज़ें भी हमने डिस्कस की वो सारी की सारी हमारी कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन में आती हैं। अब हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। तो पहले तो वो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस को डिस्कस करने लगी हूँ। जैसे कि आपके पास पहला डिफरेंस है इसमें कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस और लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में, डेवलप्ड इन आ सिमेंटिक डाटा मॉडल। कि भी ये किसी भी सिमेंटिक डाटा मॉडल में ये डेवलप किया जाता है। सिमेंटिक मतलब जिसमें मीनिंग आपको शो कर रहा हो, जैसे ये डायग्राम है हम पढ़ चुके हैं। जबकि ये क्या है, इन लेगेसी डाटा मॉडल्स, रिलेशनल्स इन करंट एज। रिलेशनल हम अभी पढ़ेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। यानी कि एक्चुअली वो चीज़ होगी जिसमें आप डाटा को डाल रहे हैं, ठीक है, डाटा भी रख रहे हैं इसके अंदर। जस्ट आपके पास एक व्यू था, एक पिक्चर थी कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस में, लेकिन लॉजिकल में आपके पास एक्चुअली उनका लिंक भी हम शो कराएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से आपस में एक्चुअली कनेक्ट हैं और कैसे रिलेट कर रहे हैं, कैसे इनकी दरमियान मैपिंग हो रही है, ठीक। दूसरा डिफरेंस है फ्री ऑफ डाटा मॉडल इन विच गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। किसी किस्म का कोई मॉडल, डाटा मॉडल नहीं इस्तेमाल किया जाता है कि हम किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करें। आप किसी तरह भी उसकी डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो ये है कि अगर आप ईयर को यूज़ करें तो फिर आप ईयर की सिंबल्स को यूज़ करेंगे। फ्री ऑफ पर्टिकुलर DBMS इन विच गोइंग टू इम्प्लीमेंट। इसमें लॉजिकल जब आप डाटाबेस बनाते हो तो आप इसके लिए बिल्कुल वो नहीं हो कि भी कौन सा DBMS आपने यूज़ करना है पर्टिकुलरली, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो कि रिलेशनल या जो भी इसको यूज़ कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो। नंबर 3, रिजल्ट्स फ्रॉम। अच्छा, अभी ये कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही होंगी क्योंकि हमने अभी पढ़ा नहीं है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। जब पढ़ते जाएंगे ना साथ साथ, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। अच्छा, देन रिज़ल्ट फ्रॉम द एनालिसिस फेज। एनालिसिस जो किया था उसके बाद जो रिज़ल्ट था वो हमारा कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बना था। जबकि ये लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन कहाँ से मिलता है हमें? ऑब्टेन बाय ट्रांसलेटिंग द कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस इनटू अनदर डाटा मॉडल। कि ये जब हम उसको चेंज करते हैं तब हमें मिलता है, ठीक है। नंबर 4, रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि ये डिस्क्रिप्टिव होता है लॉजिकल। नंबर 5, मोर एक्सप्रेसिव। ये इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, लेकिन ये क्या है, लॉजिकल डिज़ाइन रिलेटिवली लेस एक्सप्रेसिव। ये इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता, यानी इसमें इतनी डिटेल नहीं मेंशन की होती। नंबर 6, गोइंग टू ट्रांसफॉर्म एंड देन इम्प्लीमेंटेड। पहले इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो है ये जस्ट जाके डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक इसके जो है वो डिफरेंसेस थे। अब हम आ जाते हैं अपने लॉजिकल डेटाबेस पर, जिसमें डिस्कस किया गया था कि हम रिलेशनल डाटा मॉडल को ही पढ़ेंगे। तो अब हम रिलेशन डाटा मॉडल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लीज़। ER भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसी तरह ये रिलेशन डाटा मॉडल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ज़रा ध्यान से इसको पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा। द RDM इज़ अब ये RDM जो है ये इसका शॉर्ट वर्ड एब्रीविएशन यूज़ किया गया रिलेशन डाटा मॉडल का। इज़ पॉपुलर ड्यू टू दिस 2 मेजर स्ट्रेंथ्स। क्यों पॉपुलर है? 2 वजह से। एक तो है कि सिंप्लिसिटी, ठीक है, सिंप्लिसिटी। दूसरा क्या है? स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फाउंडेशन। कि आपके पास जो मैथमेटिकल फाउंडेशन इसमें इस्तेमाल की जाती है वो बड़ी मजबूत है। अब कैसे है वो हम आगे देखते हैं। द RDM इज़ सिंपल, बहुत सिंपल है। वाई? देयर इज़ जस्ट वन स्ट्रक्चर एंड दैट इज़ रिलेशन आर टेबल। एक ही स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है और उसी को ही समझाना है, उसी को ही अंदर ये सारा कुछ चेंज करना है, ठीक है ना। और दूसरे इसके क्या फ़ायदा है? वो स्ट्रक्चर क्या है? वो टेबल है। टेबल को रिलेशन कहते हैं। अगर आप रिलेशनल डाटा मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं तो अगर एक टेबल को आप टेबल का नाम देंगे तो ये गुनाह के तौर पर कंसिडर होगा, ठीक है ना। तो आपने एक टेबल को रिलेशन कहना है, ठीक है। सेकेंडली, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फाउंडेशन दैट गिव्स मैनी एडवांटेजेस। लाइक क्या क्या एडवांटेजेस आपको हो सकते हैं मैथमेटिकल फाउंडेशन से? एनीथिंग इंक्लूडेड डिफाइंड इन RDM हैज़ गॉट अ प्रिसाइज मीनिंग।
सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। आई थिंक ये आपको तभी मैं समझाऊँ जब मैं आपको ये सारा पढ़ा दूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, इसलिए हम आगे चलते हैं, पहले थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन में चलाते हैं। एंड IBM साइंटिस्ट EF कोड प्रपोज अ रिलेशन डेटा मॉडल इन 1970 में इसको प्रपोज किया गया था। एट द टाइम मोस्ट डेटाबेस सिस्टम्स वर बेस्ड ऑन वन ऑफ टू ओल्डर डाटा मॉडल्स। ठीक है, तब बहुत कम डेटा मॉडल्स आए थे, जैसे कि हीरार्चिकल मॉडल आया था, नेटवर्क मॉडल आया था। रिलेशनल डेटा मॉडल revolutionized the database field and largely replaced these earlier मॉडल। ये बिल्कुल जब ये आया था तो इसने बहुत ज़्यादा तादाद में रिप्लेस कर दिया था, मतलब बहुत ही यहाँ पे इसी को ही यूज़ कर लिया था कि ईजी भी है, सिंपल है, इसको बनाना बड़ा आसान है। ठीक है ना, तो आगे बस हम इसकी मज़ीद डिटेल में नहीं जाते, आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा, RDM is mainly used for designing, defining external or conceptual schemas. However, to some extent, physical schema is also specified in it. एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा जो है उसकी डिज़ाइनिंग जो है वो RDM में बहुत ज़्यादा मेन होती है। इसको यूज़ भी इसीलिए जाता है कि आप एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल स्कीमास को बना सकें। फ़िज़िकल को भी कुछ हद तक ये एक्सप्लेन कर देता है। सेपरेशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल एंड फिज़िकल लेवल्स मेक्स डाटा एंड स्कीमा मैनिपुलेशन सच चीज़। ये तो आपको पता है कि लेवल्स जो हैं वो अपनी अपनी अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। किसी किस्म का चेंज उसमें अगर होता है तो वो दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करता। और कौन कौन से चीज़ेस पॉसिबल हैं आपको ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। और रिलेशन डाटा मॉडल एक और चीज़, ये टोटली सपोर्ट्स 3 लेवल आर्किटेक्चर। ये 3 लेवल आर्किटेक्चर को टोटली सपोर्ट करता है, ठीक है, टोटली। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू रिलेशन डाटा मॉडल। The RDM is based on a single structure that is a relation। जो मैंने आपको बताया कि टेबल जिसको इस्तेमाल करते हैं, इसको हम डिटेल में देखिए, ये टेबल के पास सामने ये आ जाती है, इसको हम देखेंगे ऐसे। अब ये टेबल क्या है, ये रिलेशन क्या है। रिलेशन है एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, ठीक है ना। यू नो द रोज़ एंड कॉलम क्या चीज़ होती है। कॉलम्स वर्टिकली जो डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, फील्ड्स को, वो कॉलम्स हैं आपके पास। और जो हॉरिजेंटल होंगी वो आपके पास रोज़ होंगी, जो कि आपकी एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, ठीक है ना। तो ये देखें, ये जो अब स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, क्लास नेम, DOB एंड सेक्स, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। और इन कॉलम्स को हम क्या कहेंगे, ये एट्रीब्यूट्स हैं। और ये S001 और MCL, MCS 12, 6 और ये सारे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, एक पूरी रो है, ठीक है ना, जिसको हम टपल कहेंगे, ठीक है ना। रिलेशन डाटा मॉडल में आप कॉलम को एट्रीब्यूट कहेंगे और रो को जो है आपने टपल कहना, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ मेंशन की गई हैं कि एक टेबल जो आपने या एक रिलेशन जो आपने बनाया है उसमें ये प्रॉपर्टीज़ मस्ट होनी चाहिए। अब वो कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो 6 प्रॉपर्टीज़, ठीक है, वो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है ईच सेल ऑफ अ टेबल कंटेन द एटॉमिक एंड सिंगल वैल्यू। ये सेल है, सेल क्या है, सेल ये है, सपोज ये है S001 पहला सेल, इसी के बाद S002 सेकेंड सेल, S003 नेक्स्ट सेल। यानी ऐसा फील्ड जिसको कॉलम एंड रो, या आप कह सकते हैं एट्रीब्यूट एंड रो जो है वो टपल है, वो जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, उससे जो एक हमारे पास बनता है वो हमारे पास एक सेल होगा, ठीक है। अब वो पहली प्रॉपर्टी जो है वो यही कह रही है कि एक सेल में आपके पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो सिंगल होनी चाहिए, सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए हर सेल में, ठीक है, दो वैल्यूज़ आपने नहीं डालनी। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ईच कॉलम हैज़ अ डिस्टिंक्ट नेम, द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट इट रिप्रेजेंट। कॉलम मैंने आपको बताया कि वो एक्चुअली एट्रीब्यूट है, ठीक है ना। तो हर कॉलम या हर एट्रीब्यूट के जो नाम है वो एक अलग सा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक टेबल में 2 एक जैसे नेम के एट्रीब्यूट हों,
तो फिर हमें समझ नहीं आएगा कि हम कौन से वाला एट्रीब्यूट्स जो है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं, एट्रीब्यूट नंबर मतलब ए या एट्रीब्यूट बी, ठीक है ना। लेकिन उसका नाम अगर डिफरेंट होगा तो हम इजीली उसको एक्सेस कर सकेंगे। नंबर 3, वैल्यूज़ ऑफ द एट्रीब्यूट्स कम फ्रॉम द सेम डोमेन। जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू होंगी, ठीक है ना, अगर एक एट्रीब्यूट में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी एक ही डोमेन से आ रही होंगी, ठीक है ना। अभी डोमेन क्या है ये भी हमने आगे डिस्कस करना है, लेकिन फ़िलहाल मैं बता दूँ कि जो नंबर ऑफ़ पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमने मेंशन कर दिए हैं कि इन्हीं में से डाटा आएगा, ठीक है ना, वो है आपकी डोमेन। तो अगर एक एट्रीब्यूट है और उसके अंदर इतनी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी उसी सेम डोमेन में से होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह नंबर 4, द ऑर्डर ऑफ द कॉलम इज़ इमेटेरियल। इमेटेरियल ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कॉलम्स की तरतीब है वो एक जैसी रखी, लेकिन भी अच्छा लगता है कि अगर वो सीक्वेंस में हो, जैसे कि ऐसा हो कि स्टूडेंट आईडी बाद में आ रहा है, स्टूडेंट नेम बाद पहले आ रहा है। अगर आपकी टेबल में ऐसे है तो ये प्रॉब्लम नहीं है कोई, लेकिन अच्छा ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सीक्वेंस में रखें, ठीक है ना। इसी तरह द ऑर्डर ऑफ द रोज़ इज़ इमेटेरियल, कि जो रोज़ का जो सीक्वेंस है या जो उसकी तरतीब है वो भी ज़रूरी नहीं है कि एक जैसी हो, लेकिन अच्छा लगता है कि तरतीब में हो हम डालें डाटा, ताकि हम अगर सामने से देख रहे डाटा तो हमें ज़रूरी ना पड़े सर्च करना है। थोड़ा सा 5-6 स्टूडेंट्स का अगर डाटा पड़ा हुआ तो हम आराम से सीक्वेंस में पड़ा हुआ तो सुकून से हम ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर ऊपर नीचे होगा तो शायद थोड़ी सी में मुश्किल हो जाए, ठीक है ना। तो फिर रोज़ और कॉलम्स का जो है वो तरतीब उसकी चेंज हो सकती है, कोई मसला नहीं है। 6 आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है ईच रो टपल रिकॉर्ड इज़ डिस्टिंक्ट, नो 2 रोज़ कैन बी द सेम। हर रो एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि 2 रोज़ एक जैसी पड़ी हुई हैं, यानी डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपके पास सारी आ गई प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब मज़ीद जो है मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करती हूँ।